बहुत सारे लोगों को आपने जेम स्टोन्स पहनते देखा होगा, यानी कि आपने उंगलियों में रत्न पहनते। आज मैं बात करूंगी कि कैसे जो है वो रत्न उनकी लाइफ पे असर डालते हैं और किस तरीके से उनको रत्न पहनना चाहिए, और क्या अगर उनको किसी एस्ट्रोलॉजर ने कोई जेमस्टोन सजेशन दिया है तो वो उनके लिए सही है। लेकिन ये जानकारियां मैं नहीं दूंगी, ये जानकारियां देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं संजीव शांडिल्य सर। सबसे पहले तो आपका स्वागत है धर्मा लाइफ पर एक बार फिर से। हमने सर के साथ पिछली बार बहुत सारी खास बातें की थी अलग अलग टॉपिक्स पे, लेकिन आज हम बात करेंगे सिर्फ जेमस्टोन्स पे, क्योंकि आपने भी जेमस्टोन्स पहना हुआ है और बहुत सारे लोगों को मैं जेमस्टोन पहनती देखती हूँ। मेरा भी सवाल होता है, लोगों का भी सवाल होता है। तो सबसे पहले ये जो जेमस्टोन्स होते हैं, ये रत्न जो होते हैं, ये किस आधार पर पहने जाने चाहिए और क्या इसका सही लाभ इंसान को मिलता है पहनने के बाद? थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले नेहा जी, आपने मुझे दोबारा आज इनवाइट किया। और ये जो जेम्स हैं, रत्न जिनको बोलते हैं, इनकी अपनी एक विशिष्ट टाइप की भूमिका होती है। और अगर हमें हमारे शुभ ग्रहों की ताकत बढ़ानी होती है तो हम उस समय एस्ट्रोलॉजी में जेम्स का प्रयोग करते हैं। और ये बिल्कुल साइंटिफिक है। किसी भी ग्रह का अगर आप कलर देखें, सपोज आप सूर्य भगवान का कलर देखती हैं, रूबी का कलर देखती हैं, तो आपको एक ही सिमिलरिटी दिखाई देगी। ऐसी जुपिटर का देखेंगी तो जुपिटर का जो येलोइश कलर है, तो पुखराज रिप्रेजेंट करते हैं जुपिटर को, उसका कलर भी एक जैसा ही होता है। तो इनकी जो रश्मियाँ हैं ये हमारे शरीर में जाके कार्य करना शुरू करती हैं। सपोज हम सूर्य भगवान की ताकत को बढ़ाने के लिए रूबी का प्रयोग करते हैं, माणिक, तो निश्चित और निश्चित रूप से अगर सही समय पे अगर हम उसको प्रिक्योर करते हैं, पहनते हैं, और वो दोष रहित होता है। दोष रहित को ऐसे बोलते हैं कि अगर वो उसमें पर नहीं है, बबल्स नहीं है, चीर नहीं है, कोई ब्लैक स्पॉट नहीं है, आर उसको बोलते हैं अंदर से कटा हुआ होता है, वो नहीं है, तो उसको निर्दोष माना जाता है। और ऐसा, और सपोज सूर्य भगवान आपकी कुंडली में कमज़ोर हैं और आपकी कुंडली में योग कारक हैं, तो निश्चित रूप से अगर हम पुखरा रूबी पहनते हैं तो निश्चित रूप से सूर्य भगवान को बढ़ाता है, उनकी ताकत को बढ़ाता है। और जो सूर्य भगवान आपकी कुंडली के अंदर जिन क्षेत्रों के वो रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें भी ताकत बढ़ती है। तो रत्नों का और जेम्स का अपना एक विशिष्ट महत्व होता है और सबको इसका प्रयोग करना चाहिए, लेकिन डिपेंड करता है कि किस लगन में किसका पहनना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मेरा अगला सवाल यही है आपसे। लेकिन एक और चीज मैं आपसे पूछूं कि किसको किस तरीके का जो है जेमस्टोन पहनना चाहिए, लेकिन एक चीज, सही और गलत जेमस्टोन्स, ये क्योंकि अगर हम बताते हैं जैसे आगे चल के कि कौन से किसको किस तरीके का जेमस्टोन पहनना चाहिए, लेकिन उनको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि अगर किसी एस्ट्रोलॉजर ने उनको कोई जेमस्टोन सजेशन दिया है और वो कहीं से लेते हैं, तो कैसे परख करें कि ये सही जेमस्टोन्स है या उनके लिए गलत जेमस्टोन है। यानी कि उसमें आजकल मार्केट में बहुत सारे शॉप्स हैं, वो भी जेमस्टोन देते हैं, तो किस तरीके से कहाँ से उनको सही जेमस्टोन मिल सकता है, ये अगर आप थोड़ा सा गाइड करें तो वो भी शायद आगे चल के उनको हेल्प मिल जाएगी। देखिए, जितने भी बड़े ज्वेलर्स हैं उनके यहाँ सब टेस्टेड स्टोन्स आते हैं। हमें ये देखना होता है कि जितने भी जेम्स हैं, स्टोन्स हैं, वो हीटेड और ट्रीटेड ना हो। जो नेचुरल होगा वो हीटेड और ट्रीटेड नहीं होगा। हीटेड मीन्स कि उसके अंदर आर्टिफिशियल तरीके से उस कलर को डाल दिया गया। तो हमें ये देखना होता है कि अगर जैसे ट्रस्ट, कोई भी हम ज्वेलरी खरीदते हैं तो एक ज्वेलर के ऊपर ट्रस्ट होता है, तो ऐसी किसी ट्रस्टवर्दी जो बड़ा ज्वेलर है, हम उसके पास जाएं और हम उससे परचेस करें। दूसरा की कुछ मेन चीज़ होती है कि अगर उसके अंदर चीर आ रही है या पर है, पर जैसे आप समझती हैं पर टाइप का जैसे होता है, एक निशान होता है, जैसे किसी जो पक्षी है उसके अंदर जो पर होता है, इस टाइप का कोई निशान। बबल्स हैं, बबल्स होते हैं कि आप किसी स्टोन को देखेंगी तो छोटे 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 एक बबल्स होते हैं गुब्बारे टाइप के, अगर वो हैं तो वो निर्दोष नहीं है। तो चीर नहीं होने चाहिए, पर नहीं होना चाहिए, बबल्स नहीं होने चाहिए, उसके अंदर आर नहीं होनी चाहिए, कोई काला ब्लैक धब्बा नहीं होना चाहिए। तो अगर ऐसा नग है तो वो निर्दोष है, वो आपको फ़ायदा पहुंचाएगा। लेकिन अगर किसी के अंदर दोष है, चीर है और बबल्स हैं, तो निश्चित रूप से आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो ये चीज़ आपको खुद भी एवोल्यूट करनी पड़ेगी कि उसका लस्टर होता है कि देखने में एकदम उसमें आभा निकल रही है। अगर लस्टर अच्छा है तो निश्चित, और लस्टर के साथ साथ वो निर्दोष है,
तो निश्चित रूप से आपको बेनिफिशियल प्रूव हो। यानी कि दो तरीके से जेम स्टोन्स की पहचान की जा सकती है। एक तो अगर आपका ट्रस्टेड ज्वेलर है उसके पास से आप ले लीजिए, बिल्कुल। या फिर उसको देखकर, जैसे आपने बताया कि उसमें पर नहीं होना चाहिए, वो निर्दोष होना चाहिए। तो ये सारी जानकारी हो गई। अब हम चलते हैं सीधे इस चीज पर। बहुत सारे लोग कहते हैं, जैसे हम जानते हैं कि कुंडली में 12 जो है वो भाव होते हैं। अब पहली चीज कि क्या राशि अनुसार किसी को अपने जो है जेमस्टोन्स का चुनाव करना चाहिए, या फिर उनको लग्न के आधार पर? क्योंकि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स जो है कोई राशि के अनुसार बताता है कि फलानी राशि के हो तो तुम ये जेमस्टोन पहन लो। तो लग्न के अनुसार जेमस्टोन्स पहनना चाहिए, रत्नों को पहनना चाहिए, या फिर राशि के अनुसार? देखिए, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न मेरे से पूछा है। मेरे हिसाब से, और जो शास्त्र कहता है, राशि के हिसाब से नहीं पहनना चाहिए। उसके पीछे एक तर्क ये होता है कि अगर आपकी राशि, चंद्रमा जिस राशि में होते हैं वो आपकी राशि होती है, और सपोज़ आप कर्क लगन की हैं और कर्क लगन में चंद्रमा अष्टम हाउस में कुंभ राशि में बैठे हुए हैं, तो राशि तो आपकी कुंभ हो गई, लेकिन शनिदेव आपके लिए अशुभ हैं, क्योंकि वो आपकी कुंडली में अष्टम भाव, जो कि मृत्यु का होता है और सबसे बुरा माना जाता है, उसके स्वामी हैं। तो इनकेस अगर आप राशि के हिसाब से अगर आप नीलम धारण करती हैं तो वो आपको काफ़ी नुकसान पहुंचा सकता है। साइंटिफिकली किसी भी लगन के अंदर लग्नेश, पंचमेश और भाग्येश, ये 3 जो घर होते हैं, इन्हीं के नग और स्टोन पहनने चाहिए। लगन होता है हमारी पर्सनैलिटी, लगन से हमारा स्वास्थ्य देखा जाता है। पंचम हाउस से हमारी संतान, हमारा जो काल पुरुष है उसका 5वां हिस्सा जिसमें स्टमक वगैरह आता है, हमारे बच्चे होते हैं, और हमारे किसी से भी जो पढ़ने संबंध हैं वो उससे डिनोट होते हैं। फिर भाग्य स्थान, 9th प्लेस जिसको बोलते हैं, भाग से ही सब कुछ होता है। तो सिर्फ लगन, पंचम और भाग, लगन 1, 5 और 9, इन स्थानों के जो भी ग्रह हैं वो आपके लिए और किसी भी लगन में यही शुभ होते हैं। तो सिर्फ लग्नेश, पंचमेश और भाग्येश के ही नग पहनने चाहिए। यानी कि जो कुंडली बनती है उसमें पहला, 5वां और 9वां भाव। तो जिन लोगों को थोड़ी नॉलेज होगी एस्ट्रोलॉजी की, जिनको नहीं भी पता, जैसा कि संजीव जी ने बताया कि आप कोशिश करें कि आप जिस भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, आप जरूर अपने चार्ट को खुद से भी एक बार चेक कीजिएगा कि क्या आपको वो जेमस्टोन सजेशन दे रहा है जो कि पहले, 5वें और 9वें भाव में बैठा हुआ ग्रह है, उससे रिलेटेड। और एक इसमें बड़ा दुर्भाग्य है कि एक मिथक इसमें यह भी है कि किसी भी राशि का अगर आपने बता दिया किसी भी एस्ट्रोलॉजर ने कि वो आप पहन लें। फिर से मैं एक उदाहरण देता हूँ, धनु लगन है और चंद्रमा की महादशा चल रही है, तो मैंने कई ऐसे ज्योतिषाचार्यों को देखा है कि वो कहते हैं कि चंद्रमा का आप मोती पहन लें। तो चंद्रमा तो अष्टम हाउस का स्वामी है, मृत्यु का स्वामी है, तो मृत्यु के स्वामी का जब हम नग पहनेंगे तो और उसका बुरा प्रभाव ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए राशि के नग कभी नहीं पहनने चाहिए, हमेशा लगन, पंचम, नवम, यही हमारी प्राचीन जो बुक्स हैं वो कहती हैं। ठीक है, मैं आगे बढ़ूं, एक छोटा सा और मैं सवाल आपसे पूछूंगी। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि जेमस्टोन्स जब हमने पहना है और फिर थोड़े समय के लिए पहनना है, उसके बाद उतार देना है। मैं इसलिए सवाल पूछ रही हूँ क्योंकि हम जेमस्टोन्स किस लग्न के लिए कौन सा सही है ये आगे बात करें, उससे पहले उनके सारे डाउट्स क्लियर हो जाने चाहिए, ताकि कभी भी हमारे व्यूअर्स जो है वो धोखे में ना आए और उनको किसी चीज के बारे में ऐसा ना हो कि जानकारी ना हो। तो जो भी हम जेमस्टोन्स पहनते हैं वो कब उतारने चाहिए, कब पहनने चाहिए? जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं ये अच्छा टाइम है, आप फलाने मंथ के लिए पहन लो, या आप 2 साल के लिए पहन लो, 3 साल के लिए पहन लो, और उसके बाद आप उसे उतार देना। तो क्या सच में ऐसा होता है कि आपको जेमस्टोन्स उतार देने चाहिए या हमेशा पहने रहना चाहिए? ये कोई समय के हिसाब से होता है? देखिए, जो आपके शुभ स्टोन हैं वो आपको हमेशा धारण करके रखने चाहिए। कई बार क्या होता है कि विशिष्ट परिस्थिति होती है, सपोज़ किसी के यहाँ कोई डेथ हो जाती है और या किसी की शव यात्रा में जाना है, तो उस समय इनको उतार के घर पे रखना चाहिए। अदरवाइज़ इनको हमेशा कैरी करके रखना चाहिए। और ऐसा कभी नहीं होता कि अब 1 महीने के लिए कोई अंतर्दशा में कोई शुभ ग्रह चला है इसको पहन लें, या 6 महीने के लिए फिर से किसी को पहन लें, उतार के रख दें। ये तो आपके लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्टर हैं, तो हमेशा इनको धारण करके रखना चाहिए। और जब आप अच्छा स्टोन लेते हैं तो कम से कम वो 8 साल 10 साल तक भी वो आपके लिए शुभ होता है। फिर हमारे शास्त्र में 2 टाइम ऐसे आते हैं, चैत्र नवरात्रे और शारदीय नवरात्रे, जब आप इनकी ताकत को एनहांस कर सकते हैं। सपोज़ किसी ने
माणिक धारण कर रखा है, तो वो उस माणिक को जो भी इतवार पड़ेगा शारदीय नवरात्रों में या चैत्र नवरात्रों में, उस दिन उसका उस माणिक को अगर पंचामृत में रखते हैं और दोबारा से उसके ऊपर 11 माला का जाप या 5 माला का जाप करते हैं, तो फिर से उसकी पावर ताकत दोबारा से बढ़ जाती है। तो इस तरीके से साल में 2 टाइम ऐसे आते हैं जब आप इनकी ताकत को बढ़ा सकते हैं। या कई बार ऐसी स्थिति आती है कि आपको उसको किसी अचानक कहीं जाना पड़ गया, किसी की मृत्यु में, किसी की शव यात्रा के साथ, और आपको भूल गए, आपको ध्यान नहीं रहा, तो आप घर पे आके दोबारा से आप उसको फिर से मंत्र जाप करके उसको पहने तो ज़्यादा उचित रहता है। लेकिन कभी उतारने नहीं चाहिए, 1-2 चीज़ों को छोड़ के। किसी का ऑपरेशन हो रहा है, वो नेचुरल सी बात है, उतरेगा, बट विशिष्ट परिस्थिति में ये जो हमारे नग होते हैं, स्टोन होते हैं, ये उतरने चाहिए, अन्यथा इनको नहीं उतारना चाहिए। यानी जैसे हम कपड़े पहनते हैं वो गंदे हो जाते हैं, उनको हम धुलते हैं, तो क्या हम जेमस्टोन जैसे आपने कहा नहीं उतारने चाहिए, तो हमें उसको रिचार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ती? मतलब हम स्टार्टिंग से एंड तक पहने रहेंगे तो क्या उसका जो उसकी शक्ति वो बरकरार नहीं, रहेगी, या कुछ ऐसे तरीके होते हैं जिससे रिचार्ज करते हैं उसे? शक्ति धीरे धीरे क्षीण होती है, किसी भी वजह से क्षीण हो सकती है शक्ति। अगर आप किसी नेगेटिव अप्रोच वाले किसी भी इंसान से हाथ मिलाते हैं सपोज, तो हाथ मिलाने से भी वो टच हो रहा है, तो ऐसे करके भी शक्ति क्षीण होती है। इसीलिए शारदीय नवरात्रे और चैत्र के नवरात्रे, 2 नवरात्र ऐसे आते हैं 9 दिन के, जब आप इनकी जो इनकी पावर है दोबारा से मंत्रोच्चारण के द्वारा, मंत्र जाप के द्वारा इनको दोबारा से अभिमंत्रित करके आप इनकी एनहांस कर सकते हैं। तो शक्ति भी कमज़ोर होती है, क्षीण भी पड़ती है, बट ये 2 साल में हर छठे महीने बाद ऐसे दिन आते हैं जब आप इनकी ताकत को बढ़ा सकते हैं। एक आखिरी सवाल कि क्या सारे रत्नों को इसकी शक्ति को बढ़ाने का तरीका एक ही है, या बहुत सारे तरीके के रत्न हैं, हर रत्न को रिचार्ज करने का, उनकी शक्तियों को बढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है? सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका होता है कि अगर आपको लग रहा है कि आप किसी भी ऐसी स्थिति में चले गए हैं जहाँ पे अब आपको महसूस हो रहा है कि अब ये इतना इफेक्टिव नहीं है, तो आपको पंचामृत में दोबारा से रख के मंत्र जाप करके 3 माला 5 माला का जाप करके, और वो सब देख के कि स्थिर लगन में करना है, चंद्रमा आपकी राशि से शुभ स्थान में है, तो सिर्फ आपको मंत्र जाप द्वारा ही आप उसकी ताकत को बढ़ा सकते हैं। और कोई विशेष तरीका मेरे हिसाब से नहीं है। तो यानी कि हमने ऑलमोस्ट सारी चीजें जेमस्टोन से रिलेटेड अभी पूछ ली हैं। अब हम चलते हैं एक एक करके जानते हैं कि शुरुआत से, जैसे मैंने कहा कि, और जैसा कि संजीव जी ने बताया कि 12 जो है हमारे लग्न हैं, 12 भाव हैं, और हम शुरुआत से एंड तक बात करेंगे। सबसे पहले अगर मेष लग्न की किसी की कुंडली है, उसके लिए क्या, पहले तो थोड़ा सा आप जरूर बता दीजिएगा मेष लग्न कैसे हुआ, ताकि जिनको बेसिक भी नॉलेज नहीं है उनको भी थोड़ा पता चल जाए। और मेष लग्न की अगर किसी की कुंडली है तो उसको फिर क्या जो है मोती धारण करनी चाहिए, किस तरीके का उनको जेमस्टोन्स पहनना चाहिए? देखिएगा 12 लगन होते हैं, तो 12 लगनों के अंदर जो पहला लगन है वो मेष लगन आता है, और मेष लगन के स्वामी जो हैं वो मंगल देवता होते हैं, और मेष लगन के अंदर मंगल लग्नेश होते हैं। तो सबसे जो आयु के लिए, स्वास्थ्य वृद्धि के लिए सबसे पहले उनको मूंगा धारण करना चाहिए, मिनिमम 5.25 रत्ती का मूंगा, और सोने के अंदर धारण करना चाहिए। दूसरा, पंचम भाव में मेष लगन के अंदर सिंह राशि आती है, और सिंह राशि सूर्य भगवान को डिनोट करती है, तो वो दूसरे नंबर पे माणिक को धारण कर सकते हैं। अगेन मिनिमम 5.25 रत्ती का माणिक होना चाहिए। फिर 9th हाउस में जो एक दूसरा त्रिकोण होता है उसके अंदर बृहस्पति की राशि आती है, धनु राशि आती है, तो वो पुखराज को धारण कर सकते हैं। पुखराज को 5.25 रत्ती मिनिमम, 5.5 हो, लेकिन वो पौना ना हो, ऐसे ना हो कि 5.25 रत्ती आपने धारण कर लिया, 5.25, 5.5, 6, 6.5 आप धारण कर सकते हैं। इसमें एक विशेष बात बताना चाहूँगा कि लग्नेश के लिए जैसे 5.25 रत्ती है, और आप उसको 7.5, 8.5 रत्ती का भी धारण कर सकते हैं। और इसमें विशेष बात ये होती है कि अगर वो खास नक्षत्र भी अगर वो आ जाए, महीने में आता है, तो उस नक्षत्र को भी देखना चाहिए, और चंद्रमा की स्थिति बहुत ज़रूरी है देखने के लिए। कभी ऐसा नहीं करना चाहिए कि कभी भी आपने नग मार्केट से परचेज़ किया किसी ज्वेलर से और किसी भी दिन उसको पहन लिया, और हमेशा स्थिर लगन के अंदर आपको धारण करना चाहिए।
यानी कि मेष लगन के लिए आपने बता दिया कि कौन कौन से स्टोन्स वो पहन सकते हैं। हम किसी और, फिलहाल हम बस रत्नों की बात कर रहे हैं, उनको कैसे पहनना है, किस तरीके से धारण करते हैं, उसके लिए हम अलग एक वीडियो बना के स्पेशली संजीव जी के द्वारा आपको हम बताएंगे कि किस तरीके से उनका जो है तरीका होता है पहनने का, कौन से मंत्र पढ़ते हैं, ये सब चीजें अलग से हम जानेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगर किसी की वृषभ लगन है तो उनके लिए कौन कौन से जेमस्टोन्स सुटेबल होते हैं। जो वृषभ लगन होते हैं ये शुक्र का लगन है, वीनस। तो सबसे पहले तो आपके लिए डायमंड धारण करना बहुत शुभ है। लग्नेश होने के नाते आपको डायमंड को, हीरे को धारण करना चाहिए। दूसरे उस पे इसके अंदर कन्या राशि आती है पंचम भाव में। तो जो कन्या राशि आती है तो आप जो मरकरी ग्रह बुध, कन्या को धारण कर सकते हैं। और तीसरे नंबर पे भाग्य स्थान में शनिदेव की राशि आएगी तो आप इसके अंदर नीलम को धारण कर सकते हैं। एक मैं विशेष बात बताना चाहूँगा कि वृषभ लगन के अंदर अकेले शनिदेव राजयोग देते हैं, क्योंकि वो एक केंद्र और एक त्रिकोण के स्वामी होते हैं। तो नीलम पहनना वृषभ लगन वालों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है, लाभदायक होता है। तो वृषभ की बात हो गई, अब चलते हैं मिथुन पे। अगर किसी की मिथुन लगन की कुंडली है तो उनके लिए कौन कौन से जेमस्टोन्स जो है वो सही रहेंगे, उनको पहनना चाहिए। मिथुन लगन की जो कुंडली होती है उसके स्वामी बुध देवता होते हैं, मरकरी। लग्नेश ये आयु के कारक होते हैं। लगन हमेशा, लगन और लग्नेश आयु की वृद्धि करते हैं और स्वास्थ्य की वृद्धि करते हैं। तो सबसे पहले पन्ने को 5.25 रत्ती मिनिमम पन्ना धारण करना चाहिए। उसके बाद पंचम भाव में शुक्र की राशि आती है, तुला राशि। उसके बाद सेकंड नंबर पे आप हीरे को, डायमंड को धारण कर सकते हैं। और 9th हाउस के अंदर फिर से शनिदेव की राशि आती है तो आप नीलम को धारण कर सकते हैं। तो मिथुन लगन के अंदर पन्ना और डायमंड और साथ में नीलम, ये 3 जो नग होते हैं ये तीनों योग कारक होते हैं, तो इन्हीं को धारण करना चाहिए। एक सवाल बीच में, मैं आगे अगले लगन पे चलूं उससे बीच में मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, जैसे हाँ आप 3 बता रहे हैं, सबके लिए 3 जेमस्टोन्स, किसी को अगर पता चला कि उसका जो है लग्न मेष है तो वो तीनों जेमस्टोन्स पहन ले, या किसी से सजेशन लेने के बाद एक टाइम के लिए आपको जेमस्टोन्स पहन सकते हैं, या फिर एक ही टाइम पे तीनों जेमस्टोन्स पहन सकते हैं? नहीं, ये 2-3 चीज़ें इसके ऊपर निर्भर करती हैं। सबसे पहले तो लगन का स्वामी जो होते हैं लग्नेश, उनका नग धारण करना चाहिए, क्योंकि उसको धारण करने से आदमी के स्वास्थ्य में वृद्धि होती है और उसकी मनोस्थिति बहुत अच्छी हो जाती है। तो सबसे पहले तो लग्नेश का धारण करना चाहिए। लेकिन इसके अंदर ये बात भी आती है कि अगर किसी की पंचम भाव के स्वामी की महादशा चल रही है और पंचमेश कमज़ोर स्थिति में है तो सबसे पहले फिर उसको पंचम भाव का जो स्वामी है उसका नग धारण करना चाहिए। या किसी की भाग्यस्थान के स्वामी की महादशा चल रही है और वो एक ही नग पहनने की स्थिति में है तो सबसे पहले, और वो भाग्यस्थान का स्वामी जो है वो कमज़ोर स्थिति में है, सपोज 6ठे घर में है, 7-8वें घर में बैठा हुआ है, तो फिर उसको उस भाग्यस्थान के जो स्वामी है उसका नग धारण करना चाहिए। और अगर अच्छी फाइनेंशियल स्थिति है तो तीनों भी पहने, वो और भी अच्छा होता है। यानी कि एक नॉर्मल इंसान के लिए तो यही सजेशन रहेगा कि आप किसी एस्ट्रोलॉजर से दिखाने के बाद ही जेमस्टोन्स पहनिए। बाकी अगर और भी आपको डिटेल चाहिए, आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है, तो हम इसके और भी पार्ट्स लेके आएंगे जेमस्टोन्स के बारे में। कमेंट कर सकते हैं आप कि आपको किस तरीके की जानकारी चाहिए रत्नों से जुड़ी हुई। संजीव जी आपको हर तरीके की जानकारी देंगे। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं, कर्क लगन पे चलते हैं। अगर किसी की कर्क लगन है तो उसको कौन कौन से रत्न पहनने चाहिए? कर्क लगन के स्वामी चंद्र देवता होते हैं और मन की जितनी भी भावनाएं होती हैं हमारी, उन सब के ऊपर चंद्रमा का अधिकार होता है और चंद्रमा माता के कारक होते हैं। और एक श्लोक आता है, चंद्रमा मनसो जात, कि मन की भावनाओं पे चंद्रमा का नियंत्रण है। तो चूंकि कर्क लगन के जितने भी इंसान होते हैं वो अधिकतर इमोशनल होते हैं, तो उनके इमोशंस वो रैशनलिटी में रहें, इस वजह से उनको तो अवश्य ही एक मोती, बसरा का मोती हो तो और भी अच्छा है, तो एक मोती धारण करना चाहिए। तो सबसे पहले तो कर्क लगन के जो भी हैं उन सबको मोती धारण करना चाहिए। उसके बाद पंचम भाव में क्योंकि मंगल की राशि आती है तो उनको दूसरे नंबर पे मूंगे को धारण करना है। और कर्क लगन के अंदर भाग्यस्थान में बृहस्पति की राशि आती है तो इसलिए उनको तीसरे नंबर पे पुखराज वो धारण करना चाहिए। तो कर्क लगन के अंदर मूंगा, मोती और पुखराज, 3 रत्न। ये 3 रत्न।
इसमें भी अकेले कर्क लगन में मंगल देवता एक त्रिकोण और केंद्र के स्वामी होते हैं, सबसे ज़्यादा प्रबल राजयोग देते हैं। तो कर्क लगन के इंसानों को मूंगा तो अवश्य धारण करना चाहिए मोती के बाद। कर्क की बात हो गई, अब सिंह पे चलते हैं। सिंह लग्न के लोगों को कौन कौन से रत्न पहनने चाहिए? सिंह लगन सूर्य भगवान से संबंधित है बेसिकली ना। ये सबसे इसमें एक बात और भी है जो इम्पोर्टेंट है कि लग्नेश की स्थिति कैसी है। कई बार इसमें ऐसा होता है कि लग्नेश लगन में बैठा हुआ है या लग्नेश शुभ स्थान में बैठा हुआ है और पंचम भाव का स्वामी शुभ स्थान में नहीं बैठा हुआ, तो ऐसे में लग्नेश की ताकत को ना बढ़ा के उस पंचम भाव का स्वामी जो है आप उसका भी उसका भी नग पहन सकते हैं। तो सिंह लगन के अंदर आपको सबसे पहले माणिक को धारण करना चाहिए। अब माणिक भी आजकल कई खानों के मिलते हैं। सबसे जो शुभ माणिक होते हैं या सबसे अच्छे जिसको प्रभावशाली माना गया है वो ओल्ड बर्मा की जो खान है वो होते हैं। फिर उसमें न्यू बर्मा है, मोनजाबिक भी है, कई तरह की खानों से निकल के आते हैं। तो सबसे पहले आपको माणिक धारण करना है। और चूँकि पंचम भाव में बृहस्पति की राशि आती है तो सिंह लगन के अंदर आपको पुखराज भी धारण करना चाहिए। तो अकेले सिंह लगन के अंदर मंगल देवता योग कारक होते हैं, एक केंद्र के स्वामी और एक त्रिकोण के स्वामी। तो सिंह लगन के अंदर माणिक और साथ में मूंगा और पुखराज, ये तीन जो रत्न होते हैं ये बहुत ज़्यादा शुभ होते हैं। सिंह लग्न की बात हो गई। कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं मेरे दिमाग में जो मैं आपको अगले लग्न के बाद पूछूंगी। हम पहले कहते हैं ना बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। कन्या के बारे में बता दीजिए, फिर मैं अपने सवाल पूछूंगी। कन्या लग्न के लोगों को कौन कौन से रत्न पहनने चाहिए? ये कन्या लगन बुध देवता के दो लगन होते हैं, मिथुन लगन और कन्या लगन। तो कन्या लगन के स्वामी अगेन मरकरी होते हैं, बुध देवता होते हैं। तो सबसे पहले तो अगर लग्नेश कमजोर स्थिति में है या लगन के ऊपर बुरे प्रभाव आ रहे हैं किसी अशुभ ग्रह के या किसी क्रूर ग्रह के, तो सबसे पहले आदमी स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से और मेंटली फिजिकली वो फिट रहे इस नाते उसको पन्ना धारण करना चाहिए, मिनिमम 5.25 रत्ती और 7.25 रत्ती तक। और दूसरे नंबर पे कन्या राशि में शनिदेव की राशि आती है पंचम भाव में, तो नीलम भी उसके लिए बहुत शुभ रहेगा। और भाग्य स्थान के अंदर शुक्र की राशि आती है तो डायमंड और हीरा पहनना बहुत ज़्यादा शुभ होता है। अब इसमें एक विशेष बात ये होती है कि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लग्नों में कि कुछ राशियाँ पंचम और नवम भाव में आती हैं। तो पंचम लगन, पंचम नवम, ये त्रिकोण बोला जाता है इनको, और इनके नग पहनना अत्यंत शुभ होता है। लेकिन इनकी दूसरी राशि छठे और 8वें घर में आती हैं। तो जो मूल त्रिकोण की राशि पंचम में आए उसको धारण करना चाहिए। बहुत टेक्निकल है। हाँ, इसको मैं थोड़ा आगे हाँ, और हम इसको आसान विस्तार में करने की बताएंगे। कोशिश करेंगे, लेकिन आज नहीं, हम अपने अगले वीडियो में। फिलहाल आज के लिए एक आखिरी सवाल। आज हमने 6 लग्नों की बात की है। अपने अगले पार्ट में, अगली वीडियो में, क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे सवाल होंगे, तो मैं नहीं चाहती कि आपके सवाल रह जाए और हमारी वीडियो, हमारा ये सेशन कंप्लीट हो जाए जेमस्टोन स्पेशल। तो आप अपने सवाल लिखिए, हम फिर जब आएंगे तो आपके सवालों को शामिल करते हुए और फिर हम आपको आगे के 6 लग्न यानी तुला से मीन लग्न के लिए कौन कौन से रत्न जो है उनको पहनने चाहिए ये हम बताएंगे। तो जाते जाते एक आखिरी सवाल, आप बात कर रहे थे रत्ती की, तो बहुत सारे लोग जो है ये जानना चाहेंगे हर के लिए, चाहे वो मेष हो चाहे वो मीन हो, सबके लिए क्या यही एप्लीकेबल होता है कि मिनिमम 5.25 और मिनिमम मैक्सिमम 5.25 रत्ती तो होना ही चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं कि जिससे हम माणिक की बात करते हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि 3.25 रत्ती का भी काफ़ी होता है, लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूँ। मिनिमम 5.25 रत्ती तो होना ही चाहिए। और लग्नेश 5.25 से 7.25, 8.25, 9.25 रत्ती का भी होता है, तो वो भी आपको शुभता प्रदान करता है। बट वो पौना नहीं होना चाहिए, 5.25, 6.25, 7.25, 5.25 हो जाए, 5.5 हो जाए, इस टाइप का आपको जो रत्न होता है वो धारण करना चाहिए। रत्नों का अपना बड़ा विशिष्ट महत्व है। ये चूँकि आपके साथ आपकी जो स्किन है उससे टच होके रहते हैं, तो हमेशा ये आपके उस घर को जिसके लिए हमने पहना है ये आपको प्रोटेक्ट करके रखते हैं, और ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी है। तो बहुत सारी बातें आज हमने इस वीडियो में की है। कुछ सवाल मेरे और भी हैं, मुझे ना सवाल बहुत आते हैं और जब मैं संजीव जी को देखती हूँ तो मेरे दिमाग में इतने सवाल आ जाते हैं, लगता है सारी चीज़ें जान लूँ।
आपके भी दिमाग में आते होंगे तो लिख डालिए अपने सवाल कमेंट सेक्शन में। फिलहाल आज हमने बात की है मेष लग्न से लेकर कन्या लग्न तक के लिए कौन कौन से रत्न जो है वो पहन सकते हैं, किस तरीके के, और भी बहुत सारे सवाल पूछे, जैसे कि आप लोग हमेशा जो पूछते हैं कि रत्न को कैसे सही तरीके से पहचानना है, कैसे हम उसको रिचार्ज करें, तो सारी बातें हो गई। कुछ सवाल अगर मैं मिस कर गई तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। बाकी अगले जो हम तुला से मीन तक लग्न के वीडियोस लेकर आएंगे उसमें आपके सवाल को शामिल कर लेंगे। फिलहाल आज के लिए संजीव जी बहुत बहुत शुक्रिया। आप जब भी आते हैं बहुत सारी जानकारियां देते हैं, और मुझे लगता है एक नॉर्मल इंसान के लिए, साथ ही साथ वो लोग जो कि एस्ट्रोलॉजी की पढ़ाई कर रहे हैं या वो एस्ट्रोलॉजर्स जो कहीं ना कहीं भटका देते हैं, उनके लिए भी ये वीडियोस है। तो फिलहाल आज के लिए थैंक यू सो मच हमारे स्टूडियो में आने के लिए, हमसे बात करने के लिए। मिलते हैं बहुत जल्दी आप सभी से। आपने मुझे आमंत्रित किया, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।